अब जब भी मैं थ्योरीज की बात कर रही हूं, सबसे पहली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, ये देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, नाम से मुझे पता लग रहा है कि इस थ्योरी में प्रोबेबली कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने की बात हो रही है। कॉन्टिनेंट्स यानी कि शायद लैंड मास के ड्रिफ्ट होने की बात हो रही है ना, नाम से ऐसा लग रहा है। ऑल्दो होगा भी यही, पर लेट्स से आपको नहीं आता तो एक लॉजिक ये भी हम सोच सकते हैं। नाउ जब भी आप इस थ्योरी की बात कर रहे हो ना, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बताती हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस समझिए। अब जब भी आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे ना, आप अल्फ्रेड वेगनर के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड वेगनर जो है वो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। अल्फ्रेड वेगनर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स पे काम नहीं कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे पास्ट क्लाइमेट को, राइट। इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा स्कॉलर्स के कंटेंट को स्टडी भी किया था ना। एक सिनारियो आया जहां पर ही मेड अ चॉइस एंड इस थ्योरी की बात हुई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को उस समय पर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट माना गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अल्फ्रेड वेगनर को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्लांट्स के फॉसिल्स के एविडेंस मिले जो शायद उस क्लाइमेट टाइप पे नहीं मिलने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम हीट जोन्स की बात करते हैं है ना, तो हीट जोन्स में हम क्या कहते हैं कि जब भी अगर हम फॉर एग्जाम्पल सन के रेफरेंस में बात करें तो सन डायरेक्टली ओवरहेड है ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन डायरेक्टली ओवरहेड विद इन द ट्रॉपिक्स है। बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स सन की रेज स्लांटिंग होती जाती हैं। इसका मतलब है इंसोलेशन का इंपैक्ट भी वेरी करता होगा कि टॉरड जोन में इंसोलेशन का इंपैक्ट अलग तरीके से है, टेम्परेट में अलग तरीके से है और फ्रिजिड जोन में अलग तरीके से है ना। लैटिट्यूड के हिसाब से इंसुलेशन वेरी करेगी। ये मैं क्यों बता रही हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ फैक्ट कि लेट्स से अगर कोई वेजिटेशन किसी एक स्पेसिफिक जोन में बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसका मतलब है कि वो वेजिटेशन उसी जोन की कंडीशंस के हिसाब से ग्रो होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेजिटेशन टॉरिड में है तो वो टॉरिड की कंडीशंस के हिसाब से ग्रो होगी, अगर टेम्परेट में है तो टेम्परेट की कंडीशंस के हिसाब से है ना। जो क्लाइमेटिक जोन होगा वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ना कि कहां पे किस तरह की वेजिटेशन मिलेगी। अब इन्हें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जहां इन्होंने देखा फॉर एग्जाम्पल कि प्लांट का जो फॉसिल है वो ऐसे क्लाइमेटिक जोन में पाया जा रहा है जहां पर वो होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक स्पेसिफिक बात कही, इन्होंने दो पैरामीटर्स लिए। पहला पैरामीटर इन्होंने लिया क्लाइमेटिक जोन और दूसरा पैरामीटर लिया लैंड मास। अब दो चॉइसेस हैं इनके पास, राइट। पहला, आपका बेसिक पॉइंट क्या था कि जो वेजिटेशन का फॉसिल मिला वो ऐसी जगह मिला जहां पर नहीं मिलना चाहिए था। तो इन्होंने बोला या तो ऐसा हुआ है, या तो ऐसा हुआ है कि क्लाइमेटिक जोन्स हमेशा से ऐसे नहीं थे, है ना। क्लाइमेटिक जोन्स हमेशा से ऐसे नहीं थे, पहले प्रोबेबली क्लाइमेटिक जोन ही अलग थे। तो जो लैंड मास आज हमें किसी क्लाइमेटिक जोन में नजर आता है, लैंड मास वहीं खड़ा है, लेकिन हाँ क्लाइमेटिक जोन शायद ऊपर नीचे हो गए, है ना। दूसरा इनके पास चॉइस क्या थी, क्लाइमेटिक जोन वैसे ही है, शायद जो लैंड मास है वो ऊपर नीचे हुआ है। सो देयर आर टू चॉइसेस। पहला कि अगर कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा रिसोर्स ऐसी जगह मिल रहा है जो उस क्लाइमेटिक जोन में होना ही नहीं चाहिए, तो या तो लैंड मास हमेशा ऐसे का ऐसा ही था, क्लाइमेटिक जोन्स वेरी हुए हैं, जो आज हमें क्लाइमेटिक जोन्स दिखते हैं वैसे पहले नहीं थे,
या फिर शायद क्लाइमेटिक जोन्स हमेशा से वैसे ही हैं, लैंड मासेस में ड्रिफ्टिंग हुई है या लैंड मासेस में डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इन्होंने चूज किया वो ऑप्शन जहां पे बात हुई कि लैंड मासेस में डिस्प्लेसमेंट हुई है और क्लाइमेटिक जोन्स हमेशा से वैसे ही हैं। इसीलिए इनकी थ्योरी को कई जगह पर डिस्प्लेसमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तभी आप देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, लैंड मास की ड्रिफ्टिंग की बात की है इन्होंने। सो ही चोज दिस ऑप्शन जहां पर लैंड मास की डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, तो इसीलिए इनकी थ्योरी को डिस्प्लेसमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। राइट? ये केवल बैकग्राउंड है, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। राइट? अब अगर मैं आपको थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स बताना शुरू करूं, राइट? ध्यान से सुनना, ये बैकग्राउंड था जिसके बेसिस पे, है ना, एक चॉइस की बात हुई कि लैंड मास प्रोबेबली ड्रिफ्ट हुए हैं। नाउ इनकी थ्योरी क्या कहती है? ये तो केवल बैकग्राउंड था। थ्योरी कहती है पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पांजिया, which was surrounded by a super ocean called Panthalassa. Right? एक सुपर कॉन्टिनेंट था पांजिया, which was surrounded by a super ocean या मेगा ओशन called Panthalassa. Right? Now, इसके बाद ये कहते हैं कि पांजिया में रिफ्ट आ गई। ध्यान देना, मैंने ड्रिफ्ट नहीं कहा, मैंने कहा रिफ्ट आ गई, कि यहां से ड्यू टू सर्टन फोर्सेस पांजिया ब्रेक हो गया। राइट? पांजिया ब्रेक हो गया। अब जब पांजिया के ब्रेक होने की बात होती है तो पांजिया दो भागों में बंट जाता है, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट का नाम है लोरेशिया और सदर्न पार्ट का नाम बना गोंडवाना, और बीच में अब जो वाटर बॉडी बन गई इसका नाम है टेथीस सी। राइट? अब यहां से मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहती हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने बात की एक सुपर कॉन्टिनेंट था पांजिया और एक सुपर ओशन था पैंथलेसा, जिसमें रिफ्ट हुई और वो दो भागों में बंट गया, लोरेशिया गोंडवाना। ये रिफ्टिंग आगे कंटिन्यू रही, है ना, ड्रिफ्ट हुआ और आज हमें ये पैरामीटर्स नजर आते हैं। और डिटेल में समझे तो यहां पर समझना जरूरी है कि जब हम लोरेशिया और गोंडवाना की बात कर रहे हैं तो कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स लोरेशिया का पार्ट है, कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स गोंडवाना का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखें, एक बेहतर इमेज है पांजिया से लोरेशिया गोंडवाना, और आप देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है, ये लोरेशिया से एसोसिएटेड है। वहीं आप देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, राइट, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना से एसोसिएटेड है। तो जब भी हम इंडिया की बात कर रहे हैं आप देखिए ये गोंडवाना से एसोसिएटेड है। राइट? तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं, लेट्स से अगर आप कभी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। राइट? चलो नेक्स्ट चीज जो यहां पे है, हमने बात की पांजिया में रिफ्ट हुआ, लोरेशिया गोंडवाना में ब्रेक हुआ और पार्टिकल्स में और लैंड मासेस में जो है ये ब्रेक होता रहा, एंड फाइनली आज हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब मैं आपको ना इसका थोड़ा सा जो है कंटेंट बताती हूं, मैं साथ साथ में कंटेंट भी आपके साथ रीड करूंगी सो दैट यू वुड नो क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू वेगनर, पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था या सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पांजिया कह रहे थे, फिर एक सुपर ओशन या मेगा ओशन था दैट वाज कॉल्ड पांजिया। फिर अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया बिगैन टू स्प्लिट। अब देख रहे हो पहले हम रिफ्ट शब्द यूज कर रहे हैं, स्प्लिट शब्द यूज कर रहे हैं। राइट? फिर इट ब्रोक इनटू टू लैंड मासेस, लोरेशिया एंड गोंडवाना, जो नॉर्दर्न और सदर्न कंपोनेंट्स थे।
Subsequently, it continued to break into various smaller continents that existed today. अब देखो यहां तक बात समझ में आई ना। यहां पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहां से यहां की बात करूं तो आप देख रहे हैं ना, लैंड मासेस ड्रिफ्ट हुए हैं, लैंड मासेस की मूवमेंट तो हुई है। अब वेगनर कहते हैं दो तरह की मूवमेंट्स, एक उन्होंने बोला वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई, एक उन्होंने बोला नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दो इस इमेज और इस इमेज को आप देखो, क्या आप देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका की मूवमेंट जो है वेस्टवर्ड हुई है, साउथ अमेरिका की मूवमेंट वेस्टवर्ड हुई है अगर आप कंपेयर करें, राइट। सो वेस्टवर्ड मूवमेंट की उन्होंने बात करी। नॉर्थवर्ड मूवमेंट की भी बात हुई। जब आप फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि इंडियन प्लेट मूव टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट की भी इन्होंने बात करी हुई है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूं, है ना। बाकी जैसा मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट है लिखने के पर्सपेक्टिव से वो आपकी शीट्स में दिया हुआ है। अभी हम केवल कॉन्सेप्ट की बात करें। तो यहां पर इन्होंने बात की कि दो तरह की मूवमेंट हुई, एक वेस्टवर्ड एक नॉर्थवर्ड। अच्छा, जब भी आप किसी भी थ्योरी के बारे में सोचते हो ना, हमेशा आप उसको ऐसे इमेजिन करो कि थ्योरी तो आज बनी है ना, वो एक्सप्लेन करती है कि जो फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे मोस्ट लेट्स से वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज कौन सी होती हैं, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स को एक्सप्लेन कर पाती है, राइट। चलो नेक्स्ट, अब ये तो बेसिक थ्योरी की बात हो गई। अब इनको कुछ एविडेंसेस तो मिले होंगे ना जिनके बेसिस पे ये इस थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो अ वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी, है ना। मैंने आपको बताया ना बहुत सारा कंटेंट इन्होंने पढ़ा था, राइट। सो कुछ एविडेंसेस इन्होंने दिए, राइट। अब एक चीज समझो, इनका बेसिक पोस्टुलेट क्या है। इनका बेसिक पोस्टुलेट है कि सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, राइट। फिर ये ब्रेक हुआ और आज ये डिफरेंट पार्ट्स में हमें मिलता है ना। व्हेन आई से पार्ट्स, मेरा मतलब क्या है कि डिफरेंट लैंड मासेस की बात होगी। इनका बेसिक पॉइंट क्या है कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर इस स्टेज से इस स्टेज पर आप आए, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं। तो इनके सारे एविडेंसेस इसी चीज को पॉइंट करेंगे। आज तो ये पैरामीटर हमें नजर आता है, इनके सारे एविडेंसेस मोर और लेस इसी चीज को डिपिक्ट करेंगे कि कभी सब कुछ साथ में रहा होगा, कभी सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ होंगे, जैसे हम पैंजिया कह रहे हैं। हाँ, ड्यू टू सर्टेन फोर्सेस रिफ्टिंग हुई और कॉन्टिनेंट्स जो हैं ड्रिफ्ट होके आज हमें इस तरह नजर आते हैं। तो जितने भी आप एविडेंसेस देखोगे वो इसी चीज की बात करेंगे ना। एविडेंसेस, पहला सेट ऑफ एविडेंस है apparent affinity of physical features। एनसीईआरटी में इसका नाम है जिगसॉ फिट। बचपन में पजल्स होती थी जैसे जिगसॉ फिट वाली, कुछ वैसी ही बात करते हैं। apparent affinity of physical features, it appears कि ये पैरामीटर्स रहे होंगे। apparent affinity। अब अगर आप इन एविडेंसेस की बात करो, अगेन आप देखो ये एविडेंसेस इसी चीज को पॉइंट करेंगे कि ये लैंड मासेस कभी साथ में रहे होंगे। हाँ, आज ड्यू टू सर्टेन फोर्सेस ये ड्रिफ्ट हो चुके हैं। हम फोर्सेस की भी बात करेंगे। अब देखो पहला फीचर क्या है या पहला एविडेंस क्या है, वो कह रहे हैं द शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका रिमार्केबल अनमिस्टेकेबल मैच है ना। अगर आप इन्हें देखें, अगर हम इनकी शोर लाइंस को देखें और हम इन्हें फिट करने की कोशिश करें, दे फिट इन लाइक पीसेस ऑफ द पजल। वही वो बोल रहे हैं कि जो बल्ज ऑफ ब्राजील है, इसे बल्ज ऑफ ब्राजील कहते हैं, ये इट अपीयर्स लाइक इट कैन फिट इनटू द गल्फ ऑफ गिनी। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला एविडेंस है अबाउट द शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अब देखो हेडिंग यही है जिगसॉ फिट, लेकिन इसके अंतर्गत हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। दूसरा पॉइंट इसी हेडिंग के अंतर्गत कि नॉट ओनली दीज रीजन्स बट
the west coast of India, Madagascar, Africa, this also seems to have been joined. आप इस इमेज को ध्यान से देखिए कि अगर इनको साथ में रखने की कोशिश की जाए, they fit in like pieces of the puzzle all over again. तीसरा एविडेंस, अगेन सेम हेडिंग. तीसरा एविडेंस वो कह रहे हैं अगर हम ग्रीनलैंड को देखें तो इट सीम्स टू फिट वेल विद इन एल्समियर एंड बैफिन आइलैंड्स. चौथा एविडेंस, ये देखिए, चौथा एविडेंस वो बता रहे हैं कि एपलेचियन माउंटेन्स ऑफ यूएसए एंड कैलेडोनियन माउंटेन्स, आज आप देखो कि इनके बीच में कितना गैप है, लेकिन अगर हम इन सारे जोन्स को एक साथ जोड़ दें तो आप देखो इट विल लुक लाइक अ कंटिन्यूअस सीरीज. वही वो बता रहे हैं कि कैलेडोनियन माउंटेन्स एंड एपलेचियंस ऑफ यूएसए सीम टू बी वन कंटिन्यूअस सीरीज. कि लगता तो है कि प्रोबेबली ये कंटिन्यूअस सीरीज होगी, आज चाहे गैप है, लेकिन इफ वी फिट टुगेदर ऑल ऑफ दिस, all the land masses, it seems to be a continuous series. एक और एग्जाम्पल यहां पे वो कह रहे हैं अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक साइड पे रख दो, दूसरी तरफ अगर आप अफ्रीका और यूरेशिया और अफ्रीका को रख दो और इनको फिट करने की कोशिश करो, दे फिट इन टुगेदर अगेन, है ना. आप देखो ये पार्ट यहां पे आने की पॉसिबिलिटी है और ये तो एनीवे हमने पीछे डिस्कस ही किया. तो 5 ऐसे एविडेंसेस हैं इन वन हेडिंग, जिक्सॉ फिट या एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, कि प्रोबेबली ये लैंड मासेस कभी साथ में रहे होंगे एंड ड्यू टू सर्टेन फोर्सेस प्रोबेबली ये ड्रिफ्ट हो गए. अब ना यहां पे देखो, यहां पे एक एक पॉइंट में क्यों बता रही हूं, रीजन दैट बीइंग अब प्री में कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, लेकिन जब आप मेंस में आंसर लिखोगे तो एवरी हेडिंग कैन हैव वन स्पेसिफिक एग्जांपल. वहां पे एक हेडिंग में आपको 5 एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रॉडर हेडिंग्स वहां पे मैक्सिमाइज कीजिए, तो एवरी ब्रॉडर हेडिंग कैन हैव वन एग्जांपल. नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट है, अच्छा बिफोर आई गो देयर, जैसे मैंने यहां पे आपको इमेजेस के साथ समझाया है, अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो बताएंगे कि शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका अनमिस्टेकेबल मैच, Greenland seems to fit in with Ellesmere Islands and Baffin Islands. Same for India, Madagascar and Africa. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं, है ना. अगेन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऑन वन साइड, द अदर साइड वुड हैव यूरोप एंड अफ्रीका. कुछ माउंटेन रेंजेस की भी बात हो रही है. तो अगेन आप देखो हमने हर एक पॉइंट को एक एक इमेज के साथ पढ़ा है टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, लेकिन एग्जाम में आपको ये लाइंस आनी चाहिए, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट. चलो नेक्स्ट, पहला पॉइंट था हमारा एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, राइट. दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है प्लेसर डिपॉजिट्स. प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं जो भी प्रेशियस चीजें होती हैं उनके डिपॉजिट्स. फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, लेट्स से ऐसा एक रीजन है, ठीक है, यहां पे सोर्स रीजन है ये, या इसको ऐसे लिख सकते हैं गोल्ड वेन्स है यहां पे, राइट, कि एक स्पेसिफिक पहाड़ वाला रीजन है फॉर एग्जांपल, और वहां पे गोल्ड बियरिंग वेन्स है, इसको गोल्ड बियरिंग वेन्स भी कहते हैं, राइट. तो यहां पर सोर्स है गोल्ड बियरिंग वेन्स का. नाउ लेट्स से यहां से नदियां होकर गुजर रही हैं, तो क्या होगा, ये नदियां अपने साथ थोड़ा थोड़ा गोल्ड का पार्ट ले जाएंगी, है ना, कुछ स्पेसिफिक पार्ट ले जाएंगी और आगे जाके कहीं पर सेटल करना भी शुरू करेंगी. अब ये जो प्रेशियस मेटल के डिपॉजिट्स हैं जो इस वाटर बॉडी या नदी के साथ आए हैं, राइट, इन्हें आप कहते हो प्लेसर डिपॉजिट्स. तो आप गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स भी इन्हें कहोगे. अब आइडियल सिनारियो में तो कंटिन्यूटी है यहां पे, है ना, कि जो नदी गोल्ड लेकर आ रही है वो आगे जाके सेटल हो रहा है. तो आइडियल सिनारियो में तो ये रीजन और ये रीजन दोनों ही सेम कॉन्टिनेंट पे होना चाहिए,
राइट। लेकिन आज अगर हम देखें तो आप देखोगे ये दोनों ही हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, राइट। और ऐसे दो कॉन्टिनेंट्स जिनके बीच में आज इतना बड़ा ओशन है, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अटलांटिक ओशन है बीच में, लेकिन प्लेसर डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कभी तो ये जोन्स साथ में रहे होंगे। तो अगर मैं ऑप्शन दिखाऊं, वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड एक अलग कॉन्टिनेंट में था और वहां पे सोर्स रॉक है ही नहीं, रादर जो सोर्स रॉक है या जो सोर्स गोल्ड बियरिंग वेन्स हैं वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में। तो वो कह रहे हैं कि प्रोबेबली कभी ये रीजन्स जो है साइड बाय साइड रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। यहां पर भी ये चीज देखी गई, कई ऐसे फॉसिल्स मिले जो ऑन द आइदर साइड ऑफ मरीन बैरियर्स मिले, और कहा ये कैसे हो गया। तो अगेन बात होती है अल्फ्रेड वेगनर जी की थ्योरी की। तो यहां पे ना बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके पास। अगेन प्रीलिम्स में कोई भी एग्जांपल आ सकता है, मेंस के लिए यू कैन चूज कि कौन से आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देख सकते हैं मीजोसॉरस। अब ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, मरीन वाटर नहीं, फ्रेश वाटर रेप्टाइल। और अगर आप देखो जो जिन जोन्स में ये मिल रहे हैं, यहां पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात हो रही है। तो इमेजिन आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन है और एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल, मरीन वाटर भी नहीं, फ्रेश वाटर रेप्टाइल कैसे दोनों जगह पर मिल रहा है ना। अगेन इमेजिन इट लाइक दिस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन यहां पे एक और हमारे फॉसिल की बात हो रही है जो अगेन एक लैंड रेप्टाइल है। अगर आप इनके जोन्स भी देखें, ये तो है भी लैंड रेप्टाइल, राइट। एंड कंटिन्यूटी में इनके फॉसिल्स दो ऐसे कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं जो आज जॉइंड बाय लैंड भी नहीं है। तो अगेन कैसे हुआ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। अगेन आप देख सकते हैं लाइस्ट्रोसॉरस, ये भी आप देख सकते हैं लैंड रेप्टाइल है और इनके फॉसिल्स आप देख सकते हैं कितनी कंट्रीज के थ्रू मिल रहे हैं, राइट। आप देखिए अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका, है ना। इमेजिन अंटार्कटिका, है ना, इंडिया, अफ्रीका, कितना ही डिस्टेंस है ना। इंडिया अंटार्कटिका आप डिस्टेंस इमेजिन करके देखिए, लेकिन फॉसिल्स मिले हैं। अगेन डिपिक्टिंग द पॉइंट कि प्रोबेबली ये जोन्स कभी साथ में रहे होंगे, तभी तो लैंड रेप्टाइल अक्रॉस ऐसे कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं जिनमें आज बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अगेन यहां पे एक फॉसिल की भी बात कर लेते हैं, राइट। अब इस फॉसिल की अगर हम बात करें, फॉसिल ऑफ द फर्न, इसका तो और ज्यादा जो है आप देख सकते हैं डिटेल जगह पर है। आप देखिए ये तो और ज्यादा जगह पर मिल रहा है। इमेजिन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। आंखें बंद करके ना इंडिया का या वर्ल्ड का मैप इमेजिन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया कहां है, अंटार्कटिका कहां है, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, राइट। तो कहीं ना कहीं शायद ये सारे कॉन्टिनेंट्स कहीं ना कहीं ज्वाइंड होंगे, इसीलिए ये एविडेंसेस इस कंटिन्यूटी में मिल रहे हैं, राइट। आज इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच में बहुत बड़ा ओशन हो सकता है, लेकिन प्रोबेबली कभी ये साथ में रहे होंगे, राइट। जैसे मीजोसॉरस की बात हो रही है, राइट। अगेन आप देखिए कुछ एविडेंसेस भी है, मैंने यहां आपको इमेज में बहुत डिटेल में दिखाया। आप किताब में पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि कई बार, अब फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने देखे आइडेंटिकल स्पीशीज जो है, राइट, जो प्रोबेबली अडेप्टेड थी आइदर टू द लैंड और फ्रेश वाटर, वो मरीन बैरियर्स के आइदर साइड मिल रही है। अब मरीन बैरियर्स के आइदर साइड मिलने का मतलब क्या है कि अब हमें अकाउंट करना पड़ा होगा कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ होगा। तो यहां पर आती है अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इवन आप एक एग्जांपल और याद रखिएगा, द ऑब्जर्वेशंस दैट लेमूर्स अकर इन इंडिया, मैडागास्कर एंड अफ्रीका, लीडिंग देम टू बिलीव कि प्रोबेबली एक कंटिजियस लैंड मास होगा लेमुरिया
linking these three land masses. Similarly, हमने मीजोसॉरस की भी बात करी है, राइट? आप चाहें तो जो हमने फर्न का एग्जाम्पल लिया था, आप चाहें तो उसे सेपरेट बोटानिकल एविडेंसेस में भी लिख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं, रॉक्स ऑफ सेम एज एंड कैरेक्टरिस्टिक. अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग से, राइट, एंशिएंट रॉक्स के एज और कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई कि देखा गया कि एंशिएंट रॉक ऑफ 2000 million years from Brazilian coast matches with those from Western Africa. Again, इन्हीं दोनों जोन्स की बात हो रही है, राइट? तो इनके जो रॉक्स हैं, राइट, adjoining जोन्स में इनके रॉक्स के एज और कैरेक्टरिस्टिक भी सेम पाए गए हैं. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसे टिलाइट डिपॉजिट कहा जाता है. टिलाइट डिपॉजिट क्या होता है? ये ग्लेशियल सेडिमेंट्स की बात होती है, राइट? आपने इसको ऐसे समझो कि कई बार आप एनवायरमेंट में पढ़ते हो ना, आइस एजेस की बात करते हो, है ना? या इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि ना दो टर्म्स होती हैं, ग्लेशियल पीरियड, इंटरग्लेशियल पीरियड. ग्लेशियल पीरियड कब होगा? जब ग्लेशिएशन होगी, है ना? इंटरग्लेशियल पीरियड क्या होगा? जब वार्मर टेम्परेचर्स होंगे. तो ऐसे कई ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल पीरियड, ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल पीरियड जो है अर्थ की थ्रू आउट हिस्ट्री में आप पढ़ते हो. इसका मतलब है ऐसे समय रहे हैं जब ग्लेशिएशन रहा है, ऐसे भी समय रहे हैं जब वार्मर टेम्परेचर्स हुए हैं. तो आप देखेंगे कि ग्लेशिएशन के समय के जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स हैं या ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, उनके एविडेंसेस कई जगह पाए जाते हैं और ये एक्सटेंसिवली आप देखोगे मिलेंगे इन सक्सेशन काफी सारे कॉन्टिनेंट्स में. ऐसी भी जगह मिलेंगे जहां शायद आज ग्लेशियर्स की प्रेजेंस उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन एक समय पर जब ये सारे के सारे लैंड मासेस एक साथ रहे होंगे, उस समय की प्रोबेबली ये बात हो रही है. जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स की बात करें तो उसके काउंटरपार्ट्स 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, लेकिन इसके बेस में द सिस्टम हैज थिक टिलाइट, इंडिकेटिंग कि ग्लेशिएशन पीरियड जो है उसकी बात हो रही है. तो बताते भी हैं कि आप देख सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर के किन स्पेसिफिक लैंड मासेस में इनके एविडेंसेस मिलते हैं, राइट? तो ये भी एक एविडेंस माना जाता है. अब जब आप प्रीलिम्स में लिख रहे हैं तो कोई भी पॉइंट यहां से पिक हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा जब आप मेंस में ये आंसर लिखेंगे तो हर एक हेडिंग का जो है आप एक एक एग्जांपल लिख सकते हैं, वो आपको बेहतर मार्क्स फेच करेगा रादर राइटिंग एक ही पॉइंट के 5 एग्जांपल्स, राइट? अब यहां पे ना कभी भी आप मेंस का आंसर लिखो ना तो हमेशा याद रखना ज्योग्राफी का या रादर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है व्हिच इज एन इन्विटेशन इन इटसेल्फ कि आपको आइदर डायग्राम या मैप बना के आना है. तो अभी तो चलिए आप पढ़ रहे हैं तो आप पॉइंटर्स याद रखेंगे, लेकिन जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे इनके रेलेवेंट जो भी डायग्राम या मैप होंगे वो मेंस आंसर में बनाने ही चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, राइट? चलिए अब हमने बात की कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए होंगे प्रोबेबली, है ना? एविडेंसेस भी दिए इन्होंने, लेकिन वो क्या फोर्सेस थी जिनकी वजह से ये पैरामीटर्स हुए? अब एनसीईआरटी की बात माने तो वो 2 फोर्सेस की बात करते हैं, पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स. अगर प्रीलिम्स में भी सवाल आता है आप देखेंगे इन्हीं 2 फोर्सेस पे जो है फोकस होने की पॉसिबिलिटी है. मैं आपको पहले एनसीईआरटी का कंटेंट दिखाती हूं. वो कह रहे हैं कि फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग के लिए वेगनर सजेस्टेड कि मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाज कॉज्ड बाय 2 फोर्सेस. 1 पोल फ्लिंग फोर्स, नंबर 2 टाइडल फोर्स, राइट? अभी कहते हैं पोल फ्लिंग फोर्स रिलेटेड है टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ और टाइडल फोर्स है ड्यू टू
अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन, राइट। पर यहां ये भी बोलते हैं कि ये फोर्सेस इफेक्टिव कब होंगी, जब ये अप्लाइड होंगी फॉर ओवर मेनी मिलियन ईयर्स, राइट। कि ये फोर्सेस जब हम मेनी मिलियन ईयर्स के पूरा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सोचें कि दिस फोर्स वुड बी इफेक्टिव ओनली व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियन ईयर्स। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, प्री में भी इसी पे पॉसिबिलिटी है फोकस की, और यदि आपको मेंस में कंपोनेंट आता है तो वहां पे भी आप फोर्स लिख के और नंबर 1 नंबर 2 बेसिक बता सकते हैं। हाउएवर हमेशा की तरह मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बताऊंगी। देखो, जब इस पूरे टॉपिक को पढ़ा जाता है ना, तो 2-3 फोर्सेस की बात होती है। एक है पोल फ्लिंग फोर्स, एक है टाइडल फोर्स, बायोन्सी एंड ग्रेविटेशन। सबसे पहली चीज तो आप समझिए कि जब भी हमने बोला अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी फोर्सेस की बात की, तो एक्चुअली फोर्सेस की बात डायरेक्टली वेगनर ने नहीं की थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनसे पहले भी जो है स्कॉलर्स बात कर रहे थे, है ना। इनसे पहले एफबी टेलर थे जो कि फोल्ड माउंटेन्स के रेफरेंस में बात कर रहे थे, तो वहां से जो है इन्होंने फोर्सेस को बोरो किया, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा था। अब फोर्सेस में किस किस चीज की बात हुई, देखो, अगर आपने शुरू में इमेज को ध्यान से देखा हो, जब मैंने पांजिया ड्रॉ किया था, राइट, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पांजिया को मैंने थोड़ा सा मेजॉरिटी पार्ट सादर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ किया, मेजॉरिटी पार्ट सादर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया कि पांजिया जो है साउथ पोल के पास है, सादर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। अगेन ये इनका क्रिटिसिज्म है कि ये किस बेसिस पर अजम्पशन किया गया है। पोल फ्लिंग फोर्स में ये क्या कहते हैं कि पांजिया जो है सादर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास पहले था। इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अगर आपको याद हो यहां रोटेशन ऑफ द अर्थ था, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ कि बाहर की तरफ फोर्सेस लग रही थी, राइट। इन फोर्सेस की वजह से जो है पांजिया में ब्रेक हो गया। तो रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। इस रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या हुआ, बाहर की तरफ को फोर्स लग रही थी, है ना। पोल से लैंडमास फ्ली हो रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑल्सो एक और चीज इन्होंने जो बोली थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की मूवमेंट्स थी, वेस्टवर्ड मूवमेंट एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट, राइट। कई बार नॉर्थवर्ड मूवमेंट की जगह इक्वेटरवर्ड मूवमेंट भी शब्द यूज होता है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला वेस्टवर्ड मूवमेंट का कारण था टाइडल फोर्स। अब आप समझो, टाइडल फोर्स वैसे तो चलो हम ओशनोग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अगर आपको बेसिक पता हो, जब हम टाइड्स की बात करते हैं ना, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, तो उस पर जो है टाइडल फोर्स का इंपैक्ट है, जिसका कारण क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। लेकिन क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो फोर्स कि इतने बड़े लैंडमास को ड्रिफ्ट करा दिया? और मान लो अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये ड्रिफ्टिंग तो आज भी वैसी ही होनी चाहिए कि ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ टाइडल फोर्स, ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन अर्थ मून एंड सन, टाइडल फोर्स लगनी चाहिए और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होना चाहिए, राइट। तो पर ऐसा तो इस फोर्स की वजह से तो नहीं हो रहा। आज भी जब हम टाइडल फोर्स की बात करते हैं, हम ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर हो रहा है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल, तो ये फोर्स भी उतना एप्रोप्रिएट नहीं लगी। प्लस यहां पे ग्रेविटेशन की भी बात हुई। आगे जाके ना पढ़ोगे कि ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट है उसमें इसका रोल है,
राइट। अब आप ये समझिए कि अगर इक्वेटर वर्ड इतना ज्यादा मूवमेंट था इस तरह का, तो सारे कॉन्टिनेंट्स ही टुवर्ड्स इक्वेटर चले गए होते। क्यों अंटार्कटिका आज भी एक डिफरेंट जगह है, क्यों इक्वेटर वर्ड नहीं गया, राइट। तो वहां पर इश्यूज थे, 100% जो है ये बातें सही तो नहीं आ रही थी, है ना। इवन जब आप बायोएनसी की बात करो, बायोएनसी की बात कहां होती है, जब कोई भी चीज ना फ्लोट करती है तो हम कहते हैं वो बायोएंट फोर्स की वजह से फ्लोट कर रही है। अब इन्होंने पता है क्या बोला, रादर आप इसको ऐसे समझो, जब आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ोगे ना, हम पढ़ेंगे कि 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। लेकिन इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, राइट। और इसकी बात तो अब नहीं होती। दिस इज द इंटीरियर दैट वी एक्चुअली स्टडी, राइट। तो ये रियलाइजेशन हुई कि ये 4 फोर्सेस तो शायद एप्रोप्रिएट नहीं है। इट इज ओनली व्हेन वी स्टडी लेटर थ्योरीज हमें एप्रोप्रिएट फोर्सेस के बारे में पता लगता है फॉर द सेम। पर जब इन 4 फोर्सेस की बात हुई, इनको बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं माना गया। रादर जब वेगनर ने भी 2 फोर्सेस की बात की थी, तो एनसीईआरटी यही बताती है कि वेगनर बिलीव्ड कि ये फोर्सेस इफेक्टिव होंगी ओनली व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियन ईयर्स। इवन स्कॉलर्स ने भी इन फोर्सेस को इनएडिक्वेट माना था। तो फोर्सेस पर भी क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं बन पाई, राइट। अब क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के, राइट। अब स्कॉलर्स ने इन्हें एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट कंसीडर किया, तो एक चीज तो पक्की है कि एक क्रिटिसिज्म तो ये भी है कि फोर्सेस इनएडिक्वेट है। तो जब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म करते हो आप, राइट, तो कुछ पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है ना। 2-3 जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको एडिशनली भी बताऊंगी। देखिए, अब जब भी क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, सबसे पहले तो इस थ्योरी के नाम से ही आपको एक क्रिटिसिज्म पता लगना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। लेकिन थ्योरी क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी कॉन्टिनेंट्स और उनकी ड्रिफ्टिंग की बात कर रही है, राइट। इस थ्योरी ने ओशंस को तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं, और टॉपिक का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है कि दिस थ्योरी डज नॉट टेक ओशंस इनटू कंसिडरेशन। सेकंड, जितने भी आप एविडेंसेस देखते हो मोस्टली वो अजम्पशंस पर डिपेंडेंट है और बहुत ही जनरल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की कि अगर हम स्पेसिफिक जोन्स की बात करें, वहां पे रॉक्स के एज और कैरेक्टरिस्टिक सेम है ना। जब हमने उन जोन्स को ज्वाइन करने की कोशिश की तो वी रियलाइज्ड कि वहां पर एज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक सेम है, लेकिन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इन अनरिलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी मिले हैं, राइट। सिमिलरली, जैसे कई बार हम बात करते हैं कि कोस्टलाइंस में सिमिलैरिटीज है, तो ये पॉइंट भी रेज किया गया कि कोस्टलाइन तो प्रोन है टू कोस्टल इरोजन, उसमें तो चेंजेस हमेशा ही होते रहेंगे। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि इनके प्रूफ वर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन अजम्पशंस और नेचर में बहुत ही ज्यादा जनरल माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप यहां ध्यान दें तो लिखा हुआ है कि हाउएवर अराउंड अ स्पेसिफिक टाइमलाइन अगो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बिगैन टू स्प्लिट। ये नहीं बताया इन्होंने कि ये शुरुआत एक स्पेसिफिक एरा में ही क्यों हुई, उस एरा से पहले क्यों नहीं हुई। प्लस ये भी नहीं बताते कि पैंजिया की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म माना जाता है। रादर अगर मैं इसकी बात करूं, जब हमने मूवमेंट की बात करी थी तो हमने कहा था कि लैंडमास में 2 तरह की मूवमेंट देखी गई, एक वेस्टवर्ड एक नॉर्थवर्ड।
क्यों केवल दो ही तरह की मूवमेंट डिसाइड हुई और किसी मूवमेंट की बात क्यों नहीं हुई? इस सवाल का भी जवाब हमें नहीं मिला। राइट? तो अब अगर मैं आपको पूरी थ्योरी के बारे में बताना चाहूं, एक दो पॉइंट्स और भी बताऊंगी, पर एक बार कंटेंट देख लेते हैं। जब हम एनसीईआरटी की बात करेंगे ना, तो यहां पे और भी लोगों की बात होगी, पर यहां पे अल्फ्रेड वेगनर की बात हो रही है, जो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912। 1912 में इनका आर्ग्यूमेंट आ गया था, लेकिन 1922 में जब इनकी किताब आई, तब जो है इस पे और ज्यादा बात हुई। नेक्स्ट, इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पांजिया एंड सुपर ओशन कॉल्ड पैंथेलेसा। पांजिया ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस, लुरेशिया एंड गोंडवाना, और इनके बीच में वाटर बॉडी थी टेथीस सी। राइट? फर्दर ब्रेकडाउन से क्या हुआ, फाइनली जो प्रेजेंट अर्थ है उसके फॉर्म में ये आ गए। दैट मीन्स, लेट्स से अब आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे, तो आपके पास बहुत से पैरामीटर्स हैं लिखने के लिए। सबसे पहले तो हम इंट्रो कंक्लूजन को मान के चलें। राइट? देन और क्या क्या सीखा है आपने? देन आपको थ्योरी पता है, थ्योरी से रिलेटेड एविडेंसेस पता है, रेलेवेंट फोर्सेस पता है, और क्रिटिसिज्म भी पता है। राइट? दैट मीन्स ये 4 पॉइंट तो थ्योरी के आपको डायरेक्टली पता है। नाउ यू हैव टू थिंक कि इंट्रो और कंक्लूजन पे कैसे काम किया जाए। देखो, आइडियल सिनारियो ये है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हम ट्वीक कर सकते हैं। जैसे कि कई बार इंट्रो अलग करने के बजाय लोग थ्योरी को भी इंट्रो में लिख देते हैं, या फिर इंट्रो जेनेरिक हो सकता है ना, इन टर्म्स ऑफ कि अल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है ना। जैसे अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं, आप इस पैराग्राफ को वहां पर जो है अपने शब्दों में लिख सकते हैं, दिस कैन बी योर इंट्रो, एंड देन हम थ्योरी की बात कर सकते हैं, एविडेंसेस या फोर्सेस की। एक और चीज जो हो सकती है, कई बार लोग क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन को भी एक साथ लिखते हैं, एक साथ आज कंक्लूजन में ही क्रिटिसिज्म के 2-3 पॉइंट्स दे दिए, तो ये भी एक तरीका है। या फिर क्रिटिसिज्म अलग रख के कंक्लूजन बढ़िया किया जाए अलग से। कैसे? उस समय पर बहुत सारे इश्यूज थे जो रेज हुए विद दिस थ्योरी, लेकिन इस थ्योरी ने बेस फॉर्म किया है कि आगे जो है थ्योरीज आई। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बेस जो है इस थ्योरी से रहेगा ही रहेगा। तो ये इसमें बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन होता है लिखने के लिए। मैंने आपको कहा था ना कि हमें पूरी जर्नी से होकर गुजरना है कि हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुंचे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बेस माना जाता है जहां पे पहली बार इतना कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट आया। ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज थे जो कि हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में कल और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया। राइट? इसके अलावा मैं आपको कुछ क्रिटिसिज्म और बताना चाहती हूं, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग इनसे बनती है। राइट? देखो, जैसे ना मैंने आपको जो पॉइंट बताया था कि जब इनकी मूवमेंट हुई तो वाई ओनली नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट, वाई ओनली नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट, इसकी इन्होंने बात नहीं करी। फिर मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने इमेजिन किया था, है ना, इमेजिन तो नहीं किया था, किसी की थ्योरी से ही पिक किया था, और इनका पॉइंट था कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। राइट? तो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस ओशन की ये बात कर रहे थे कि सियाल जो है सीमा पर मूव कर रहा है विदाउट एनी फ्रिक्शन, आराम से मूव किया जा रहा है विदाउट एनी फ्रिक्शन। ये भी सही नहीं है। जैसे आगे जाके जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, वी विल रियलाइज कि सिनारियो तो बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में आप देखोगे कि हम बहुत सारे पैरामीटर्स एक्सप्लेन करेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, आइलैंड आर्क्स कैसे बनते हैं, है ना। वहां पर आप देखोगे कि हमारे पास स्पेसिफिक पैरामीटर्स होंगे टू एक्सप्लेन।
यहां पर अगर हम देखें कि इस बारे में क्या बात हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करें कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, तो यहां पर पता है क्या बात हुई, या इसको सिंपल शब्दों में आप लिखिएगा एग्जाम में, माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुई। तो यहां पर बात हो रही है, इन्होंने क्या कहा था, सियाल सीमा पर फ्लोट कर रहा है ना, विदाउट एनी फ्रिक्शन। फिर इवेंचुअली बात हुई कि हां जी सियाल सीमा पर फ्लोट कर रहा है, जब ये फ्लोटिंग होती है तो फ्रिक्शन होता है। अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, पहले कहा कि फ्रिक्शन नहीं है, अब बोला नहीं फ्रिक्शन की बात हो रही है। एंड ये कहा गया कि जब सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा तो स्क्रैपिंग होती है, और स्क्रैपिंग से जो है माउंटेन बिल्डिंग होती है, जो कि अगेन वाज नॉट द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। इवन अगर आइलैंड्स पूछा जाए ना कि आइलैंड्स कैसे बनते हैं, तो यहां पर पता क्या बताया इन्होंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एक आइलैंड की बात करें, अब आइलैंड की मूवमेंट कैसे हो सकती है, या तो नॉर्थवर्ड या वेस्टवर्ड, है ना। इन्होंने कहा कि नॉर्थवर्ड और वेस्टर्न ड्रिफ्ट जो है इतनी ज्यादा फास्ट थी कि आइलैंड का जो साउथ ईस्ट पार्ट था ये पीछे रह जाता था, और जो पीछे रहा हुआ पार्ट है उसकी बात हो रही है ना। या रादर इसको ऐसे समझो, रादर देन सेइंग आइलैंड आप कहो लैंड मास, कि लैंड मास की मूवमेंट आइदर नॉर्थवर्ड होनी थी या वेस्टवर्ड होनी थी। तो हुआ क्या, इनके हिसाब से ये दोनों जो ड्रिफ्ट थी ये इतनी ज्यादा तेज थी कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लैंड मास पीछे रह जाता था, और उसी से आइलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती थी, विच वॉज ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा एग्जाम में लिखने के लिए जितना कंटेंट है वो आपको शीट्स में दिया गया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ शीट में है, आई विल रीड देम विद यू। लेकिन जो जो पॉइंट्स मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे एडिशनली शेयर जरूर करूंगी, राइट। चलो अब एक सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल देखो, which of the following are the evidences of phenomenon of continental drift, right। अब तीनों ऑप्शंस देखते हैं। The belt of ancient rocks from Brazilian coast matches with those from Western Africa। हमने रॉक्स के एज और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। हमने प्लेसर डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स के बारे में भी पढ़ा कि गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। ये भी हमने पढ़ा कि गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स इज सपोज टू हैव इट्स काउंटरपार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने टिलाइट डिपॉजिट्स वाले पॉइंट में भी आपको ये बताया था। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या ऐसे कोई पॉइंट्स आपने पढ़े हैं। देखो ज्योग्राफी में ना समय लगता है ना, जो हमारे पास स्पेसिफिक डेज हैं ज्योग्राफी के, आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। सो गिव इट टाइम, हैव फेथ, चीजें बिल्कुल बनेंगी ज्योग्राफी में। आज आपको और भी डाउट्स आ रहे होंगे कुछ कुछ, तो जब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स होगी तब हमारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी आंसर होंगे, राइट। आई होप आपको ये देखकर लग रहा है कि हाँ चीजें पढ़ी हुई हैं, राइट। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब ये काफी पहले सवाल आया हुआ है, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी आते हैं, जैसे which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms। ऐसे क्वेश्चंस ना हर बार आते हैं पेपर में, मे, माइट, है ना, कभी ऐसा भी आता है माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड, है ना, मे बी द एप्लीकेशन ऑफ, साइंस में कई बार आता है इनमें से क्या मे बी दी एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे सवाल आते हैं, राइट। तो इनमें आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या इसका इंफ्लुएंस रहा होगा एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे? बिल्कुल रहा होगा, है ना। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, है ना, सम ऑर्गेनिजम्स या सम लेट्स से स्पीशीज, है ना, माइट हैव स्टेड, कुछ आज फॉसिल्स हो गए, है ना। तो हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स एक पॉइंट ही है ना। तो एवोल्यूशन में इनका कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस तो रहा होगा।
सिमिलरली ग्लेशियल साइकिल्स, आपको मैंने बताया ग्लेशियल साइकिल, इंटरग्लेशियल साइकिल, ग्लेशियल साइकिल, इंटरग्लेशियल साइकिल। एक समय पे ग्लेशिएशन रही होगी, एक समय पर टेम्परेचर ऑन द हायर साइड रहा होगा, वार्मर पीरियड रहा होगा टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इंपैक्ट तो रहा होगा ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। इन दो क्वेश्चंस को अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। नहीं कर पा रहे, अभी बहुत समय है, री रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली होगा, राइट। चलिए यहां तक मुझे बताइए अब यदि कोई डाउट या कंसर्न है। बहुत डिटेल में हमने किया है ये टॉपिक, यहां तक कोई कंसर्न हो तो मुझे बताइए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ये देखो मुझसे सवाल पूछा ना अभी आपने, प्लेसर डिपॉजिट्स, आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट अगेन। बिल्कुल, हाँ जी फलक, ये वाला पॉइंट देखिए आप। राइट, ओके। अब ना एक मुझसे किसी ने डाउट पूछा है अबाउट द आइलैंड वाला पार्ट, है ना। आइलैंड के लिए क्या कह रहे हैं, मान लो कोई भी लैंड मास है,